जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिगुपा छोड़ा था कि पिछले 3-4 वर्षों में 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा लोकसभा चुनाव के बाद किया। उन्हें भी पता था कि यदि चुनाव के दौरान यह दावा किया जाता तो इसका रिएक्शन भाजपा के लिए हानिकारक ही होता। तो मैं यह वीडियो एक्चुअली कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए बना रहा हूँ। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि जनगणना के लिए सर्वे करने वाली एनएसएसओ की ईसीओएस संस्थाओं को भंग किया गया। ये संस्थाएं देश के विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण करती है और डेटा सरकार के सामने रखती है ताकि जनता के कल्याण के लिए समुचित नीतियां लागू की जा सके। लेकिन मोदी सरकार ने उन संस्थाओं को जो यह सब काम करती है उन्हें भंग कर रही है। जब सरकार की ये संस्थाएं काम ही नहीं कर रही है तो फिर 8 करोड़ रोजगार के आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं और ये आंकड़े कितने भरोसेमंद हैं? एक्चुअली 8 करोड़ रोजगार पर आरबीआई ने रिपोर्ट पेश की थी। प्रधानमंत्री जैसा पद जिम्मेदारी से भरा पद है। ऐसे में हम सभी उम्मीद करते हैं कि उस पद से जो भी कहा जाए वह संवेदनशील होना चाहिए। रोजगार की दुर्दशा इस बात से हम लगा सकते हैं कि मौजूदा अर्थव्यवस्था रोजगार पैदा ही नहीं कर पा रही है। नौजवानों के हाव भाव में बेरुखी है, वह मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। हालिया दिनों की रिपोर्ट कहती है कि प्रति घंटे 2 से 3 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे हालात में भी प्रधानमंत्री जैसे पद से इस तरह के आंकड़े बताना निहायत ही असंवेदनशीलता है। यह पूर्णतः आंकड़ेबाजी का खेल है। जो भी सरकारी एजेंसियां हैं उन्हें तोते की तरह पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, जिसके कारण डेटा समय से जारी नहीं हो रहा। और जो डेटा आरबीआई ने दिया है वह रोज़गार के संबंध में जो डेटा है उसका मिस रिप्रेजेंटेशन है। देश में जीडीपी का कैलकुलेशन भी गलत हो रहा है। गरीबी के आंकड़े जारी नहीं हो रहे हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बंद कर दिया गया है, यानी हमारी खपत पर जो खर्चे हैं उस पर कोई आंकड़े अभी नहीं आ रहे हैं। अब आरबीआई जैसे संस्थाएं भी पतन के हालात में पहुंच चुकी है। इसी कारण से अपने वजूद को बनाए रखने के लिए यह सब तिकड़मबाजी ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों की हरकतों से देश बर्बाद हो रहा है। एक विश्वासी संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इकोनॉमी। यह 2017 के आसपास से रोज़गार पर अपनी रिपोर्ट जारी कर रहा है और इसकी प्रतिष्ठा भी देश विदेश में मानी जाती है। इनके सर्वे के अनुसार 2016-17 में वर्किंग पॉपुलेशन 96 करोड़ 45 लाख थी, जो 2023-24 में 113 करोड़ 86 लाख हो गई। यह वह जनसंख्या है जो कुछ भी काम कर सकने वाली जमात है। 2016-17 में रोज़गार दर 42.79% थी, तो 2023-24 में रोज़गार दर 37% ही रह गई। संख्या के हिसाब से रोज़गार की संख्या 1.5-2 करोड़ घट गई। बेरोज़गारों की संख्या बढ़ी और रोज़गार की संख्या कम हुई। एक तरह से बेरोज़गारों का समुद्र बढ़ गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई रोज़गार के आंकड़े इकट्ठा करने का काम ही नहीं करती। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों को ही तोड़फोड़ कर रिपोर्ट पेश कर दी गई। उसमें क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पर जैसे गांव में लोग खेती करते हैं। एक घर में 5 लोग हैं। ये लोग अपने खेत में काम करेंगे तो उसका पैसा इन्हें नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे के घर में काम करते हैं तो उन्हें मेहनताना मिलता है। लेबर फोर्स सर्वे में इन लोगों को भी अपने घर में काम करने के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत रोज़गार में गिना गया। इस तरह से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आंकड़ों में तोड़फोड़ कर रही है। आप बातों को समझ रहे होंगे। भारत सरकार की एनएसएसओ और उसके कई सारे अनुषंगिक इकाइयाँ जनगणना से निकली हुई आंकड़ों का विश्लेषण करती है और विभिन्न डाटा जारी करती है जो सरकारी स्तर पर मान्य डेटा होता है। तो क्योंकि मान्य डेटा मोदी सरकार के लिए नकारात्मक है, इसीलिए उन समितियों को भंग कर रही है और आरबीआई जैसी संस्थाओं के लचीला सर्वे को आधार बनाकर अपना उपलब्धि के रूप में मोदी सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। एक बात और महत्वपूर्ण है, यदि इन आंकड़ों में दम होता तो क्या नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा नहीं उठाते? क्योंकि वह भी जानते हैं कि जिस तरह नौजवानों के साथ उनके रोज़गार, उनकी नौकरियों आदियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यदि लोकसभा चुनाव के दौरान यह दावा किया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है इस पर रिएक्शन की संभावना ज़्यादा थी, जिससे भाजपा को चुनावी नुकसान ज़्यादा हो जाता। क्योंकि हकीकत तो सभी जान रहे हैं कि रोज़गार की स्थिति क्या है।
तो आपने ऊपर डेटा में भी देखा कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है और रोजगार की संख्या घटी है। फिर भी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। एक प्रधानमंत्री के पद से ऐसे शर्मनाक बयान हम सिर्फ नरेंद्र मोदी से ही उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे पुष्ट डेटा झारखंड के संताल परगना, जहां भाजपा मुसलमानों को घुसपैठिए के रूप में मानती है, कभी नहीं है, क्योंकि एनएसएसओ की इकाइयों ने स्पष्ट किया कि 2011 सेंसस के डेटा पुराने हो चुके हैं। उस डेटा के एनालिसिस से प्राप्त होने वाले आंकड़े से देश के कल्याण के लिए पॉलिसी बनाना लाभदायक नहीं होगा। अब वे तो डेटा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन भाजपा के पास पूरे डेटा उपलब्ध हैं। आप समझ रहे होंगे कि किस तरह राजनीतिक फ़ायदे के लिए लोगों को झूठ परोसा जा रहा है। मैं यहाँ समझाने के लिए 8 करोड़ रोजगार के मसले को बता दिया हूँ, ताकि हम आदिवासी झांसे में ना आए। देश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आदि भी इस आंकड़े से सहमत नहीं हैं। झारखंड सहित 4 राज्यों में इस वर्ष विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा में नरेंद्र मोदी भाजपा के किसी भी पोस्टर में नहीं है। हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर में अभी चुनाव हो रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में उसके बाद होने वाले हैं। तो हरियाणा में भाजपा की ही सरकार है। इंटेलिजेंस के द्वारा जो इनपुट भाजपा को मिला है, वह कहता है कि यदि नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में आएंगे तो हार पक्की है। इसी कारण से आप आजकल देखते होंगे नरेंद्र मोदी विदेशों में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जबकि जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में आचार संहिता लग चुकी है और नामांकन की तारीखें भी निकल चुकी है। फिर भी नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल फूंकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उसका कारण है किसानों के प्रति बेरुखी ने नरेंद्र मोदी को किसानों से दूर तो किया ही है, उनका दुश्मन भी बना दिया है। क्योंकि किसानों के प्रदर्शन पर देश के इतिहास में पहली बार ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए। उनके साथ वह व्यवहार किया गया जो देश की सीमा पर आतंकवादियों के साथ किया जाता है। इस कारण से हरियाणा के लोग न ही नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं और न ही सुनना चाहते हैं। यही कारण है वहाँ वे भाजपा के पोस्टरों से भी गायब हैं और चुनावी सभाओं से भी। अडानी का पावर प्लांट के लिए झारखंड के गोड्डा में ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा था। उस समय वहाँ के संताल आदिवासियों को उसी तरह पुलिस बल और बुलडोजर से प्रताड़ित किया गया। धान की लहलहाती फसलों को पोखलेन से बुलडोजर से रौंदा गया। बिना उनकी सहमति से ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, जबकि ज़मीन अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 41 में स्पष्ट कहता है कि संबंधित ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। लेकिन रघुवर दास की भाजपा सरकार उस समय राज्य के सत्ता में थी और उन्होंने भी आदिवासियों के कानूनी और ज़मीनी अधिकार को बुलडोजर से रौंद कर उन्हें वहाँ से बेदखल करने का काम ही किया। देश में मनरेगा सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला स्कीम है। इस खबर को आप देखिए। मनरेगा का जो अलॉटमेंट है वह दूसरे राज्यों की तुलना में झारखंड को सबसे कम दिया जा रहा है। इसीलिए हेमंत सोरेन आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा नहीं चाहती है कि किसान समृद्ध बने। यही कारण है कि पिछले दिनों दिल्ली के किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो केंद्र सरकार आंसू पोंछने की बजाय ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे। झारखंड राज्य सोने की चिड़िया है अमीर व्यापारियों के लिए। ऐसे व्यापारियों की गिद्ध नज़र हमारे राज्य पर है। केंद्रीय मंत्री एवं दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री गिद्ध की तरह यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन का आरोप है कि यहाँ के विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा के पास पैसा है, लेकिन गरीब लोगों की मनरेगा के लिए नहीं है। यही उनकी हकीकत है। मतलब स्पष्ट है कि आपको गैर ज़रूरी मुद्दों पर उलझा दिया जाता है और ज़रूरी मुद्दे छुपा लिए जाते हैं। जनता आपस में लड़ रही होती है और भाजपा जैसी पार्टी उस स्थिति में खुश होती है। मैं बस ऐसे ही याद दिला दे रहा हूँ कि समय पर यह सब जानकारी आपके काम आ जाए। नरेंद्र मोदी के झूठ को बेनकाब करने में हम जैसे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। फिर भी यदि आदिवासी नहीं समझता है तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो जानकारी ही दे सकते हैं, बाकी तो आदिवासी समाज के ऊपर निर्भर करता है कि चीज़ों को वह कैसे लेती है। इस वीडियो में इतना ही। आपको बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबों को धन्यवाद। जोहार।